तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें फैराडे लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहले जो पैराग्राफ के अंदर आपको बता रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में बता रखा है कि अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हो तो इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे समझा रखी है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर आयन कैसे डिपॉजिट हो रहे कैथोड पर। तो बता रखा है कि सिंपल सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये इम्प्योर कॉपर है आपका जिसमें डस्ट या कोई और भी मेटल जो आपको नहीं चाहिए वो मिले हुए इसके अंदर, और यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो एक मेथड है यहाँ पर प्योर करने के लिए कॉपर का, तो समझा रखा है। तो कॉपर कैथोड, कैथोड में मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, जैसे ही करंट पास किया या दो इलेक्ट्रॉन आए तो वो सॉल्यूशन से कॉपर +2 लेगा। तो कॉपर +2 लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है सॉल्यूशन से। यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर ब्रेक हो के सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर से इस तरफ आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जिसको ही डिपोजिशन कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर निकल रहे हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर है आपका वो ब्रेक हो रहा है कॉपर +2 से आयन के अंदर, जिसके साथ साथ डस्ट वस्ट सब हट रही है। तो कहने का मतलब से प्योर जो कॉपर है वही जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है, और इम्प्योर जो कॉपर है यहाँ पे जिसके साथ भी मिक्स था, मान लो कोई और मेटल मिक्स है, तो सिर्फ जो है सॉल्यूशन में कॉपर प्लस आयन ब्रेक हो रहा है और वही डिपॉजिट हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये इस तरह से ये इसको प्योर करने का एक मेथड बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। तो यहाँ पर फैराडे ने देखा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन डिपॉजिट होते हैं। तो इसने फैराडे ने यहाँ से ये निकाला कि भाई हम जितना भी करंट पास करते हैं, इनडायरेक्टली करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, तो उतना ही सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट होता है, जो कि आपका प्यूरिफिकेशन में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इम्प्योर कॉपर ब्रेक होके इसमें आ रहा सॉल्यूशन में, और ये सिर्फ इसी कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है बार बार, पॉजिटिव कॉपर को, बाकी कोई डस्ट है कुछ है उसको जो है वो हटा रहा है। तो एक ये प्योर करने का तरीका है जो से पहले पैराग्राफ में समझा रखा है। यहाँ से एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता, फैराडे लॉ पर ही आता क्वेश्चन। तो फैराडे ने यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला हुआ है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्वांटिटेटिव अगेन वही मतलब कि कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, 1 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम। तो जब भी क्वांटिटी की बात हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो दैट्स वाइज की जो हेडिंग दे रखी है वो बता रखा है यहाँ पर, और इसने तभी जो है इस पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पहली बार इसमें बात करी इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट इसे बता रखा है कि फिर इसने रिजल्ट ड्यूरिंग 1833 और 34 के अंदर दो इसने लॉ निकाले, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो इन लॉ को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इसी के बेसिस पे जो भी आपने देखा है सेल। तो फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है, तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, जैसे अभी हमने अपने रिसेंट पढ़ा कि कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाता, तो ऑब्वियस ही बात है दो इलेक्ट्रॉन पर एक पार्टिकल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2 पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इसके जो पार्टिकल वो डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब जितना आप करंट पास करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करोगे, उतना ही कॉपर आप पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिसिटी पास। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आप, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही कॉपर डिपॉजिशन ज़्यादा होता रहेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रोड पर है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कह रहा है कि वो प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिसिटी पास के। सेकंड लॉ में भी यही बात है, बस हल्की सी बात चेंज हो जाती है, वो बात करता है इक्विवेलेंट वेट की। वो बात कहने का क्या मतलब है वो समझना। तो सेकंड लॉ में भी यही है कि भाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो डिपॉजिट होगा, बट वो ये बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन दी मेटल इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो समझाता हूं आपको। फर्स्ट में तो सिंपली ये बताया कि उसकी प्रोपोर्शनल है, बट किस रेशियो में प्रोपोर्शनल है तो वो उसने सेकंड लॉ के अंदर बताया। सेकंड लॉ में उसने बताया कि वो करंट के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन साथ साथ में मेटल के इक्विवेलेंट वेट की प्रोपोर्शनल भी है। देखो कैसे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सिर्फ सोडियम मेटल है, तो ये 2 सोडियम मेटल को डिपोजिशन करवा सकता है। लेकिन अगर यही कॉपर +2 है
तो ये सिर्फ एक कॉपर आयन को डिपॉजिट करवा पाएगा, बिकॉज इस पे चार्ज +2 है और इस पे चार्ज +1 है। यही एल्युमिनियम है, तो ये एक पूरा एल्युमिनियम को भी डिपॉजिट नहीं करवा पाएगा, बिकॉज कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही इक्विवेलेंट वेट यही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर आप एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास और इसमें जितने भी इसके जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं आपके 3 हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड करते हो, 2 हो रहे हैं 2 से डिवाइड करते हो, तो वो इक्विवेलेंट वेट को सिंपली आप ये समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 सोडियम आयन डिपॉजिट करवा सकता है, और अगर इसी की जगह कॉपर है तो सिर्फ एक ही डिपॉजिट हो पाएगा। तो आप सोचो कि इसकी भी 2 डिपॉजिट हो जाएं सेम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो मेटल के इक्विवेलेंट वेट पर भी डिपेंड करता है, जो कि उसके जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसे डिवाइड करता है। तो ये खास बात यहाँ पर उसने सेकंड लॉ के अंदर बात करी। फर्स्ट लॉ में इसने समझाया, सेकंड लॉ में उसने मेटल के इक्विवेलेंट वेट पे भी बात करी। तो ये इसने यहाँ पर दोनों लॉ जो है वो बता रखे हैं आपको, जो समझ में आपको आ जाने चाहिए। पीछे इसने बता रखा है क्यू और आई टी के टर्म में। क्यू जो चार्ज होता है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, उसके टर्म में समझा रखा है। तो जो लास्ट टॉपिक है वो देखो यहाँ पर इसने जो बता रखा है इसका, जो कि 1 कूलम में कितना जो है 1 मोल को लेने के लिए कितना वो होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6021 × 10 की पावर -19 कूलम। अब समझो, अब अगर आपके पास लेट्स से 1 मोल सोडियम आयन को डिपॉजिट करवाना है, 1 मोल मतलब 6.023 10 की पावर 23 कूलम, आपको इतने सारे सोडियम आयन को डिपॉजिट करवाना है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है आपको कितना चार्ज चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतने सोडियम के लिए इतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको आप एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। एक सोडियम मेटल को डिपॉजिट करवाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल मतलब दिस मच के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको आप एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.6021 × 10 की पावर -19 कूलम, जिसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो वो 96487 कूलम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। जिसको आप ये भी समझ सकते हो कि 1 मोल पार्टिकल्स को डिपॉजिट करवाने के लिए जो चार्ज लगता है, अगर वो सोडियम है, अगर इसकी जगह कैल्शियम +2 हो जाएगा तो 1 मोल इनडायरेक्टली क्या हो गया 2 फैराडे, बिकॉज +2 चार्ज है, दैट्स वाई 2 फैराडे हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम पे +1 है, इसलिए इस पर इतना कूलम चार्ज लगेगा 1 फैराडे। तो ये समझा रहा है यहाँ पर, जो नीचे Na समझा रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने पार्टिकल हैं, तो और 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा इतना, जिसको उसने क्या नाम दिया 1 फैराडे नाम दिया। तो यही अब इसी में समझ कर लो, यही 1 मोल कैल्शियम +2 के, तो क्योंकि यहाँ पर एक को डिपॉजिट करवाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कितने चाहिए 2, तो इनडायरेक्टली ये भी कितना हो जाएगा 2 फैराडे, दैट इज 2 × 96487। यही एल्युमिनियम होगा तो ये 3 × 96487, दैट इज 1 मोल के लिए। तो मोल और 1 पार्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो समझा रहा है। तो 1 फैराडे जब भी आए तो एक पार्टिकल मत बोला करो, 1 मोल पार्टिकल्स 1 फैराडे, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे बता रखा है, अलग अलग जो आपको समझा रखा है। नीचे आपको एग्जांपल दे रखा है जिससे आपको और बात समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक फैराडे के दोनों लॉ, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है फैराडे लॉ डिफाइन करो, फिर सेकंड लॉ पूछ लेता है, दोनों लॉ सेम है। सेकंड में बस ये बात करिए मेटल के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, फर्स्ट में बस उसने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के अंदर। और 1 फैराडे क्या होता है समझा दिया। 1 फैराडे इज 1 मोल के लिए जब बात करें तो 1 फैराडे की बात करेंगे। एक पार्टिकल के लिए सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपली ये चार्ज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 96487 कहाँ से है वही समझाया आपको, वो लिखे, जिसको हम सिंपली बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स में 96500 लिख देते हैं, बिकॉज 487500 के खास फर्क नहीं है, तो आप 96500 भी इसको यूज़ कर सकते हो वैल्यू काफ़ी बार। नीचे एग्जाम्पल दे रखा आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो उसको जो है हम
अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस तो पता ही है आपको, कोई भी आयनिक सॉल्यूशन में जब आप करंट पास करते हो तो उसमें जो भी आयंस ब्रेक हो रहे हैं, डिपोजिशन हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरे चैप्टर में बार पढ़ चुके हैं आप, जिंक कॉपर। तो उसमें जो भी रिएक्शंस फिजिबल होती हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है दैट इज विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बोला जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर एक टर्म समझाता हूँ, ओवर पोटेंशियल, जो इसमें सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि मोर ओवर some of the electrochemical process although feasible are so slow kinetically that at lower voltage these do not seem to take place, an extra potential required, that is a over potential। तो इस ओवर पोटेंशियल को मैं जो है इस में जब आपको समझाऊंगा तब ये लास्ट में डिस्कस करूंगा इसका मीनिंग क्या है। वही बोलना चाहता है कि कुछ रिएक्शन जो है वो होती तो है लेकिन वो इतनी स्लो है कि हमें दिखती ही नहीं है, या मतलब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलाना है वो बहुत ही स्लो है। तो अब ऑब्वियसली बात है, स्लो रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो आपको प्रोडक्ट जल्दी से नहीं मिलेगा, तो वो लगता है कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रही। तो उसके लिए हमें उसको क्या सप्लाई करना पड़ेगा, वी नीड टू सप्लाई एक्स्ट्रा पोटेंशियल। तो जो आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल सप्लाई करते हो वो ओवर पोटेंशियल सप्लाई करता है, जो इस बार 2024-25 के बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आया था इस पे O2 वाले पे, तो इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ ओवर पोटेंशियल पे, तो ये रीज़न ओवर पोटेंशियल वाला देना था। तो ये बेटर अभी जो टर्म है आपको अभी एग्जाम्पल जो इन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी का, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन था आपका बोर्ड के अंदर, तो वो आपको समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने NaCl का, तो हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो मोल्टन NaCl है, कोई कंटेनर है जिसमें NaCl है, इसको वाटर में मिक्स किया तो वाटर है। अब आपको पता है वाटर भी जो है ब्रेक होता है आपका H+ में, OH- में। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटी है मैंने सारे लिख दी इसके अंदर। ये Na भी है, वही दो रॉड है, एक कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, एक एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जैसे आप शुरू से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं सब पढ़ते आ रहे हो तो वही सब बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो ये इसने फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझा रखा है कि मोल्टन NaCl लेते हो, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस। कह रहा है ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये हो सकता है कि सोडियम भी जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, सारी पॉसिबिलिटी लेंगे हम यहाँ पर, वो कन्वर्ट हो जाए सोडियम मेटल में। तो ये भी हो सकता है कि Cl- है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 Cl- है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है, दिस इज योर। अगर मैं ये सिंपली अगर वैसे लिखूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, बट जो बुक में लिखा हुआ है सिंपली Cl- जो है वो ब्रेक होकर, एक मिनट पॉज करना इसको। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम मेटल बन गया। अभी गेन तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा। तो जो दूसरा इसका आयन है क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बना रहा है। बैलेंस अगर मैं और चाहूँ तो उसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 से काट दो 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ही दिखाया था, इसीलिए जो बुक में दिखा रखा है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया Cl- ने, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया किसने, सोडियम ने, तो ये सोडियम मेटल बन गया। तो वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझा रखा है यहाँ पर कि जो है रिएक्शन बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हम सारी पॉसिबिलिटी को लेंगे यहाँ पर। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ने बता रखा है यहाँ पर कि प्रोडक्ट जो है वो और भी फॉर्म हो सकते हैं। आपको पता है OH- भी है तो ये इससे रिएक्शन भी कर सकता है, Cl- है H+, Cl- से भी रिएक्शन कर सकता है, Cl से भी कर सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी ले रहा है, ये बता रहा है कि NaOH भी बन सकता है, Cl2 भी बन सकता है, H2 भी बन सकता है। तो वो सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है यहाँ पर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो कैसे डिस्कस कर रहा है, एट कैथोड। कैथोड पे 2 रिएक्शन पॉसिबल है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करे और सोडियम मेटल बन जाए, साथ में H+ इलेक्ट्रॉन गेन करे और H2 गैस बन जाए। तो वो कह रहे हैं दोनों पॉसिबिलिटी और दोनों की E0 वैल्यूज दे रखी हैं।
अब ये कह रहा है कि कैथोड पर जो हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड, तो उसका मीनिंग समझाता हूँ क्या मतलब है पहले तो इसमें ई नॉट वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं दोबारा बैक चैप्टर पे लेके जाता हूँ। वो प्रेफर्ड वैल्यू बोल रहा है कि किसकी वैल्यू प्रेफर्ड होगी। तो पहली बात तो आपको देखो 1 by 1 ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, जहां डाउट लगे पूछ लेगा। कैथोड पर उसने दो पॉसिबिलिटी करी, दोनों की ई नॉट वैल्यूज एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल रखी है उन्होंने, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि डाउन द ग्रुप ई नॉट वैल्यू क्या होती रहती है, नेगेटिव होती रहती है। आप पीछे टेबल में भी देख सकते हो, जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होती रहती है वो उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो दूसरे को उतना ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। दूसरे रिड्यूस तब करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन तब देगा जब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मींस अगर वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, गेन करना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल इस वैल्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो पीछे आप टेबल में पढ़ चुके हो। वो दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब ये इसके लिए प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज इट इज हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू। दैट्स वाई उसने एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इसीलिए आपका हाइड्रोजन जो है दिस विल बी प्रेफर्ड, ये रिएक्शन प्रेफर की जाएगी। तो मेरे हिसाब से वो टेबल से आपको वो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए कैथोड पर जो है दिस रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड, जो बुक के अंदर लिखी हुई है। बट वो यहां पर क्या बता रहा है कि H+ जो है प्रोड्यूस हो रहा है डिसोसिएशन ऑफ H2 आल्सो। तो वो समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। अब वो यहां पर एक रिएक्शन और भी लिख रहा है, वो कह रहा है कि जो H2 है वो फर्दर ब्रेक होता है H+ में और OH- एक्वस में। अब समझना ध्यान से, यहां से भाई वाटर जो है इन दोनों में ब्रेक हो रहा है, तो वाटर इसमें ब्रेक हो रहा है और ये H+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहा है। तो यहां से ये इसको बना रहा है, ये गेन करके जा रहा है। मतलब इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन हो रहा है, H+ कंज्यूम हो रहा है। ये भी बच रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन कंज्यूम कौन सा हो रहा है, सबसे ज्यादा H+ कंज्यूम हो रहा है। बिकॉज वाटर ब्रेक हो रहा है H+ में, और H+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में हो रहा है, बिकॉज ऑफ ई नॉट वैल्यूज। तो इसीलिए उसने बुक में देखो एनसीईआरटी में लास्ट में लिख रखी है ओवरऑल वैल्यूज। कह रहा है कि तो हम कह सकते हैं कि H2O जो लिक्विड है, सिंपली बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ये तो कंज्यूम हो रहा है बार बार, तो बन क्या रहा है, या तो ये बन रहा है और या फिर ये बच रहा है। तो इसलिए देखो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन में इसने नीचे लिखा हुआ 3.35, मेरे पास पुरानी बुक है, आपके पास जो भी बुक है उसमें देख सकते हो। तो 3.35 इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन दिखा रखी है। तो वो ये वाली इसलिए दिखाई बिकॉज ये कंज्यूम हो रहा है अल्टीमेटली, तो ये तो दिख ही नहीं रहा, तो वो इसलिए उसने H2O के रिस्पेक्ट में दिखाई है आपको रिएक्शन। तो दैट्स वाई इसने ये वाली रिएक्शन दिखा रही है। तो आई थिंक कैथोड पे आपको समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू समझ में आ गई नेगेटिव की प्रेफर क्यों किया गया, बिकॉज यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसी के अंदर जो है मैं आपको एनोड पे समझाता हूं, और यहीं पर ही आपको ओवर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा क्या मतलब है कहने का। एनोड पे वो बोल रहा है Cl जो है हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि वाटर जो है वो क्या क्या दे रहा है, O2 भी दे सकता है, 4H+ भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन है, दोनों का ई नॉट दिया है। This is 1.36 voltage, this is 1.23 voltage। तो यहाँ पे समझाना चाहता है। अब अगेन एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपको ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगेन फिर देखो आपको पता है वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो नीचे नेगेटिव है तो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाएगा। उल्टा देखो कि ऊपर जितनी वैल्यू पॉजिटिव है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना पाएगा, खुद जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करवाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। लॉस करना है मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस करेगा। तो कोई भी अगर खुद इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो लॉस करेगा तो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। किसी को इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होना,
इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब ये खुद कैसे बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से फिर समझना, एनोड के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस होना मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो अगला लेगा। अब तुम्हें पता है, मैं रिड्यूसिंग एजेंट रमी समझा रहा हूँ, वो पता है कि जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो प्रेफर होगा। अब तुम खुद देखो, जितना ज़्यादा नेगेटिव, अब तुम नेगेटिव मतलब वैल्यू कम, तो मुझे ये बताओ ये प्रेफर होगा या ये प्रेफर होगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर दे, बिकॉज वैल्यू घटनी चाहिए 1 0 फिर -1, तो वैल्यू जो है घट रही है। मतलब अगर मैं एनोड पे बात करूं और वही कॉन्सेप्ट लूँ E0 वाला डाउन द ग्रुप, तो मेरी ये वाली रिएक्शन प्रेफर करनी चाहिए अकॉर्डिंगली। तो यहीं पर आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको ओवर पोटेंशियल का। आप देखो बुक में, द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड एंड देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्साइड इन प्रेफरेंस टू Cl-। तो इसका मतलब वही कहना चाहता है कि अगर मैं कंपटीशन की बात करूं वाटर और Cl में, तो मेरा वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस बिकॉज ऑफ E0 वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली। लेकिन हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, तो वही बात आ गई, वही बोलना चाहता है, ये रिएक्शन इतनी स्लो है काइनेटिकली कि ये फिजिबल ही नहीं लग रही आपको। ये रिएक्शन मतलब होनी तो ये चाहिए बिकॉज का E0 वैल्यू है, लेकिन ये काइनेटिकली रिएक्शन इतनी स्लो है कि अगर हमें इसे फिजिबल करानी है तो हमें और पोटेंशियल और ज़्यादा देना पड़ेगा अगर इसे फिजिबल करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमें प्रेफर किसको करना पड़ता है, Cl- को। तो वही कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन 3.36 इज प्रेफर्ड, thus a net reaction may be summarized as this। तो यही रीजन है कि रिएक्शन तो प्रेफर ये होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी स्लो है काइनेटिकली कि फिजिबल हमें हो ही नहीं पा रही। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज हमें होनी तो ये चाहिए थी, लेकिन तब भी हम इसको प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज काइनेटिकली दिस इज वेरी स्लो। क्योंकि यहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें ये रिएक्शन कंसिडर करनी है तो ओवर पोटेंशियल देना पड़ेगा। अगर ओवर पोटेंशियल देना पड़ेगा तो फिर तो हम इसी को प्रेफर कर लेंगे, वही रिएक्शन हो रही है। इसीलिए तो यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों होता है कि E0 वैल्यू तो जो है वाटर की कम है, ऑक्सीडाइज तो ये होना चाहिए था, बट व्हाई यू प्रेफर। तो ये लिखते हैं रीजन बिकॉज O2 नीडेड है ओवर पोटेंशियल। ये जो O2 फॉर्म होता है ये तभी फॉर्म होगा जब इसको थोड़ा सा ओवर पोटेंशियल मिलेगा, कारण की रिएक्शन बड़ी स्लो होती है। तो यही से समझा रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल। बस लास्ट में इसने ओवरऑल जो रिएक्शन को समराइज कर रखा है, जो रिएक्शन फिजिबल हो रही है, जो कि आप एसआईडी बुक में दे सकते हो। तो मुझे लगता है ओवर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप इसका आंसर लिख सकते हो बिकॉज O2 इज नीडेड एंड ओवर पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हो। ये बोलेगा प्रेफर नहीं है तो लिख दोगे बिकॉज प्रेफर तो ये होनी चाहिए थी, बट काइनेटिकली इज वेरी स्लो, वी नीड ओवर पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो कि इस बार आया था क्वेश्चन आपका। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ओवरऑल रिएक्शन नीचे दे रखी है, इसमें नीचे एक सेल्फियस एग्जांपल सेम उसी वजह से दे रखा है। तो इसको 1 by 1 दोबारा आप गो थ्रू में आपको ये बात समझ में आएगी। ओके।